दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन की लिखी एक पोएम द सन राइजिंग को। दोस्तों ये आपका स्टेट पीजीटी इंग्लिश में के सिलेबस में है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पीजीटी का इंग्लिश एग्ज़ाम जो होने वाली है 12 सितंबर को, तो उसके लिए ये आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आए। इसमें हम डिस्कस करेंगे जॉन डॉन की लिखी हुई आपका सनराइजिंग का समरी, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। एग्ज़ाम के में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन इससे आए तो छूटे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडगो क्लासेस को। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों यह हेडिंग जो जॉन डॉन ने दिया है द सन राइजिंग, आपको ऐसा फील हो रहा है कि सन का स्पेलिंग गलत है। आप कहोगे कि सन का स्पेलिंग गलत है, लेकिन पहले के इंग्लिश में सन का स्पेलिंग SUNNE ही लिखा जाता था, जो सही है। ठीक है दोस्तों, समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सन राइजिंग एक मेटाफिजिकल पोएम है जो लव पोएम के नाम से भी जाना जाता है। सन राइजिंग को पब्लिश्ड किया गया था 1633 में द कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। ये पब्लिश्ड हुई थी जॉन डॉन की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डॉन। ये पोएम, दैट पोएम इज रिटेन बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन एक ग्रेट इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, फिलोसफर थे 18th सेंचुरी का। दोस्तों सन राइजिंग 30 लाइन्स के पोएम है और ये 3 स्टेंजा में इसको डिवाइड किया गया। कितने लाइन्स हैं? 30 लाइन्स। कितनी स्टेंजा है? 3 स्टेंजा। और ईच स्टेंजा कंटेन्स 10 लाइन्स। हर स्टेंजा में 10 लाइन्स है। इसकी जो राइमिंग स्कीम सेट किया गया हर स्टेंजा का, वो आपका है AB BB AB BA CD CD EE। इस तरीके से राइमिंग स्कीम आपका सेट किया गया है। दोस्तों इसकी थीम जो है ऑथोरिटी ऑफ लव है, और ये आपका कहाँ पर सेट की गई है पोएम? स्पीकर्स के बेडरूम में, जहाँ जॉन डॉन अपने बिलवर्ड के साथ रहते हैं। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट्री का फाउंडर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जॉन डॉन ने बहुत सारे पोएम, सोनेट, एलेजी, लव पोएम अपने जीवन में लिखा है। ठीक है, इन्हें he is perhaps best known for the similarity between his erotic poetry and his religious poetry. ये जो पोएम है दोस्तों द सन राइजिंग, ये रिवॉल्व्स करता है लव एंड एप्रिसिएशन के चारों तरफ घूमते रहता है। इस पोएम में ये दिखाने की कोशिश की गई कि लव हैज़ नेवर एंडिंग पावर। द पोएट इज एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द सन। यहाँ पर पोएट ने सन को एड्रेस किया है डायरेक्टली, लव को एड्रेस किया है और फ्रेंडशिप को एड्रेस किया है। दोस्तों आपको यहाँ तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आई होप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जॉन डॉन के बारे में। इनकी जन्म बर्थ जो हुई थी 12 जनवरी 1572 को हुई थी। 1572 का में जन्म हुआ था जॉन डॉन का। इनकी डेथ 31 मार्च 1631 को हो चुकी थी। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सोनेट, लव पोएम, रिलीजियस पोएम, एलिजी, सॉन्ग्स, सटायर, सरमन्स लिखा। इनकी कुछ फेमस वर्क्स है डेथ बी नॉट प्राउड, वेलिडिक्शंस ऑफ फॉरबिडन मॉर्निंग, फ्ली द गुड मैरो। ये सारे इनमें इनकी लिखी हुई राइटिंग में से सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क्स है दोस्तों अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें एडगो क्लासेस को। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना
ना भूलें। दोस्तों इस पोएम में जो जॉन डॉन है मीन्स जो ऑथर हैं, वो सन की तारीफ नहीं करते, सन की कंप्लेन करते, सन को कंप्लेन करते हैं। क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि जब वो अपने बिलवेड के साथ रूम में सोए रहते हैं तो खिड़की से, दरवाजे से सन की जो किरणें हैं वो आ जाती है, और इसी पर सन को कंप्लेन करते हैं, क्यों तुम रोज़ रोज़ आ जाते हो परेशान करने, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं परेशान करते हो किसी और को, क्यों मुझे परेशान करते हो। इन सारी चीज़ों को इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है, इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों फर्स्ट लाइन में कहा गया है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। अनरूली का मतलब होता है काबू में ना आने वाली किरणें। तो यहाँ पर बोला गया है कि ओ बिजी ओल्ड सन, काबू में ना आने वाले शन, वाई डोस्ट दाउ दस। यहाँ पर जो आपका कुछ पुरानी इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया है दोस्तों यहाँ डॉस का मतलब डज और दाव का मतलब यू से शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों बिन बुलाए चले आते हो रोज। दोस्तों नेक्स्ट लाइन में थ्रू विंडो एंड थ्रू कर्टेन कॉल ऑन अस। तुम खिड़कियों से, पर्दों से आकर हमें जगाते हो। ठीक है, क्यों परेशान करते हो हमें, सुबह सुबह आ जाते हो। दोस्तों अगला लाइन है मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन। इसमें वो बोलते हैं कि दाई, दाई मतलब तुम, ओके। सूरज की किरणों को मोशन बताया गया है, कि बोला जा रहा है कि तुम्हारे मोशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। लवर्स मतलब ये अपने बारे में, अपने बिलवेड और वो जो खुद है उनको कहा, रिप्रेजेंट किया गया है। क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, ओके। क्या सीजन्स रन। दोस्तों नेक्स्ट लाइन है सॉसी पेडांटिक रेच गो चाइल्ड। यहाँ पर सन को डांटते हुए कहते हैं, सन को कुछ सुनाते हुए कहते हैं कि तुम रूड हो, तुम एब्यूजिव हो और इनसेंसिटिव हो, तुम्हें ना ही समझ आती है ना कोई समझ है, तुम आ जाते हो। डांटते हुए सन को यहाँ पर पोएट कहते हैं कुछ। दोस्तों आगे का लाइन है गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सोर पेरेंटिस। यहाँ पर बोल रहे हैं डांटते हुए, सुनाते हुए कि जाओ उन लोगों को परेशान करो, उन लोगों को जाकर कहो जो बच्चे स्कूल जाते, जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उनको परेशान करो। जाओ उन सारे कामगारों को बोलो, कामगारों को कहो जो जॉब पर नहीं जाना चाहते, उनको जाकर जगाओ, मुझे क्यों परेशान करते हो। दोस्तों आगे का लाइन है गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। यहाँ पर बोला गया है कि जाओ उन कोर्ट हंट्समैन को बताओ, उन दरबारियों को बताओ कि राजा आज शिकार पर जाने वाले हैं, तुम लोग तैयार रहना। उन सारे लोगों को बताओ, उन सारे लोगों को जाकर जगाओ। दोस्तों आगे का लाइन है कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर देश के किसान, एंड्स उन किसानों को कहो कि जाके अपने हार्वेस्ट को कट करे। ऑफिसेज है, ऑफिसेज यहाँ मतलब आप खेत, फील्ड, फील्ड की बात हो रही है। उन किसानों को जाकर कहो अपने फील्ड पर जाए, फील्ड पर जाकर अपने फसल को काटे, उसको सही करें, उनको जगाओ। दोस्तों नेक्स्ट का लाइन है लव और लाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। लव प्यार, प्यार जो है वो सीजन के साथ चेंज नहीं होती है, वो कभी चेंज होगा भी नहीं, ना मौसम के अनुसार, ना सीजन के अनुसार, ना डे के अनुसार, कोई इसे बदल नहीं सकता है। तो फिर तुम कौन होते हो इसे बदलने वाले, तुम कौन होते हो इसे छेड़ने वाले, परेशान करने वाले। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं दोस्तों नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेक्स और टाइम। दोस्तों इस लाइन में कहा गया है नॉर आवर्स,
ना ही घंटों का, डेज मंथ्स, ना ही दिन, ना ही महीनों का, विच आर द रैक्स और टाइम, ना ही समय का कोई प्रभाव पड़ता है। ये आएंगे चले जाएंगे बीत जाएंगे, लेकिन प्यार जो है वो जैसा था वैसा ही एग्जिस्ट करेगा, वैसा ही रहेगा। तो इस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा आपको जाकर ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन, दाई बीम्स सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए सन को पोएट कहते हैं कि दाई, दाई मतलब तुम, तुम्हारी किरणें, किरणें बीम्स का मतलब किरणें, सो रिवेंट, रिवेंट का मतलब वर्शिप, वर्शिप। ओके दोस्तों, यहाँ पर पोएट जो जॉन डॉन है वो कहते हैं कि तुम अपनी किरणों को क्या एक वर्शिप मानते हो, एक स्ट्रॉन्ग मानते हो, ऐसा। वाई शुडेस्ट दाउ थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आखिर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी किरणें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वर्शिप्ड हैं। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ अ विंग। यहाँ पर पोएट में भी इगोइस्ट दिखा है दोस्तों। इस लाइन में उन्होंने कहा, वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश। अगर तुम यहाँ ऐसा लगता है तो ऐसा मत भूल करो कि मैं तुम्हारे किरणों पर ग्रहण लगा सकता हूँ। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड, मैं उस पर बादल छा सकता हूँ, बादल ला सकता हूँ। देम विथ अ विंग, पलक झपकाते ही, जैसे ही मैं अपनी पलक झपकाऊंगा तुम्हारी किरणें रुक जाएगी, तुम्हारी किरणें पे क्लिप्स लग जाएगी, तुम्हारी किरणें पर बादल लग जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पोएट ने कहा है। यहाँ पर इगोइस्ट दिखा है पोएट के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बट डैट आई कुड नॉट लूज योर हर साइड सो लॉन्ग। वो कहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिलवेड को बिना देखे, ज़्यादा दिन बिना देखे नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं तुम्हारी रोशनी को नहीं रोकता, इसलिए तुम्हारी बीम्स को, तुम्हारे प्रकाश को मैं नहीं रोकता, कि ताकि मैं अपने बिलवेड जो है मैं उससे दूर नहीं रह सकता, उसको बिना देखे नहीं रह सकता। समझ में आ रही बात दोस्तों? आगे का लाइन है, इफ़ हर आइज हैव नो ब्लाइंडेड दाइन। मतलब हर आइज मतलब यहाँ बिलवेड की आंखें की जो रोशनी की बात हो रही है, ब्लाइंडेड दाइन मतलब उनकी जो आँख की चमक है, जो बिलवेड की आँख की चमक है, तुम्हारी रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार है। और ये चमक तुम्हारे चमक से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। देखो, क्या तुम्हारी चमक कम हो गई है मेरे बिलवेड के आंखों की रोशनी के सामने? तो इसको समझो, देखो, और कल फिर आना, लेकिन लेट से आना, और आकर मुझे बताना। ये यहाँ पर पोएट सन को कहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइंस। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है वेस्ट इंडीज और इंडियाज। वेस्ट इंडीज की बात हो रही है, बोथ इंडीज की। ओके, तो यहाँ पर स्पाइसेस दोनों इंडीज में, कहीं पर माइंस, इंडियाज में स्पाइसेस फेमस है और वेस्ट इंडीज़ माइंस फेमस है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोनों इंडीज़ की बात हो रही है। एक जगह पर स्पाइसेस आइलैंड यहाँ पर भी, ठीक है, और दूसरी जगह पर माइन फेमस है। तो यहाँ पर जो कंपेयर किए हैं, आगे के लाइन से समझते हैं दोस्तों। आगे का लाइन है कि बी वेयर दाउ लेफ्ट्स देम और लाई हर विथ मी। वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज जो वो वही है जहाँ पर स्पाइस और माइन फेमस है, वो वही है जो जहाँ पर तुमने कल छोड़ कर गया था, मतलब जो छोड़ कर तुम गए थे। और लाई हेयर विथ मी, और आज वो मेरे पास है। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि इस लाइन, दोनों लाइन से, कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो बिलवेड है उनकी, उन पूरा संसार वो बिलवेड में समाया हुआ है, उस रूम में समाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पोएट। दोस्तों आगे का लाइन को समझते हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दाउ स्टडी एंड दाउ शॉल्ट हेयर, ऑल हेयर इन वन बेड ले। आस्क फॉर दोज किंग, उस सारे राजाओं से पूछो, हुम दाउ स्वेट स्टडी, जो स्टडी को तुमने पूछा था, जो या कहने ऑल हेयर इन वन बेड ले, जो आज यहाँ पर हैं, आज मेरे साथ हैं। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पूरा संसार, सब कुछ मेरे बिलवेड में ही समाया हुआ है, सब कुछ मेरी जो है वो बिलवेड ही है।
आई होप दोस्तों ये स्टेंजा आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्टेंजा के साथ चलते हैं, जो लास्ट स्टेंजा है दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग इज इज। अपने बिलोवेड को सारे स्टेट, सारे राज, सारी दुनिया बोल रहे हैं, एंड ऑल प्रिंसेस, और सारे जो प्रिंसेस हैं उस स्टेट का, वो मैं हूँ, कोई और नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, प्रिंस डू बट प्लेयर्स कंपेयर टू दिस। प्रिंसेस डू बट प्ले का मतलब हुआ जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, वो डू नॉट डू बट प्लेयर्स, जो करते हैं लेकिन वो हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी। दोस्तों ये दो लाइन का मतलब समझा देता हूँ। जो और भी प्रिंसेस हैं वो हमारी नकल करते हैं, हमारे प्ले, हमारे मतलब जो प्यार है उससे वो सीखते हैं, हमारे कंपेयर करते हैं। ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी, जितने भी जैसे वो नकल करते हैं, मिमिक का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। ऑल वेल्थ एल्केमी मतलब जितनी दौलत आप इधर उधर से कमाए, वो सारे दौलत इस प्यार के दौलत के सामने फीका है, बेवजह है। सब जितनी आप दौलत कमाए उससे ज़्यादा मैं इस प्यार की दौलत से कमाया हूँ, ऐसा ऑथर कहते हैं इस लाइन को बताते हुए। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। दोस्तों यहाँ पर जो पोइट कहना चाहते हैं कि दाउ सन, सूरज, तुम सूरज, जो मेरी जो खुशी है उसकी आधी खुशी तुम्हें भी होनी चाहिए, हैप्पी एज वी, इन डैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। दोस्तों यहाँ पर जो पोएट कह रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है हमारे सामने, हमारे इस कमरे में, हमारे बिलोवेड के सामने सारे सिकुड़ गई है इस रूम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, दाइन एज आस्क इज एंड साइन सिंस दाई ड्यूटीज बी। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि सूरज को, सन को पोएट कहते हैं इंस्ट्रक्ट करते हुए कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी जो काम करने की जो एक्टिवनेस है वो अब थोड़ा कम होनी चाहिए। तुम अब बूढ़े हो गए हो, थोड़ा काम संभल कर करना चाहिए, धीरे धीरे करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करनी चाहिए। मतलब तुम सुबह सुबह ना आकर थोड़ा लेट से आओ, बिलोवेड को परेशान ना करो। ये सारे चीज़ें वो समझा रहे हैं सूरज को। दोस्तों, टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। दोस्तों यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हारी जो वार्म, पूरी दुनिया को तुम गर्म रखते हो, तुम हमें भी गर्म रख सकते हो, लेकिन वो तुम लेट से भी आकर तुम हमें गर्म कर सकते हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है। और यह हमारी इस कमरे में तुम पूरी दुनिया हमारी समा गई है, तो कह सकते हैं कि ये तुम मुझे भी गर्म रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर सूरज को अप्रिशिएट करते हैं, इस लाइन में देखते हैं, साइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। दोस्तों तुम यहाँ सूरज को बोलते हैं कि तुम यहाँ चमको, तुम पूरी दुनिया में चमको, तुम्हारी हर चमक एक कायम रहे, तुम्हारी चमक बरकरार रहे, एवरीवेयर चमकते रहो। दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वॉल्स बाई स्फेयर। दोस्तों ये लाइन बोलते हैं, दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वॉल्स दाई स्फेयर, यानी जो बेड है, ये जो हमारी बेड है, इस कमरे की जो बेड है, ये एक सेंटर है तुम्हारी, और जी रूम का जो वॉल्स है ये तुम्हारे लिए बाउंड्री है, यहाँ पर आओ चमको। लेकिन कर्टेन और डोर से आने की क्या ज़रूरत है, क्यों डिस्टर्ब करते हो बिलोवेड को। इन सारी चीज़ों को कंप्लेनिंग करते हैं इस पोएम में। कुछ लास्ट में एक दो लाइन्स में वो अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी चमक सब जगह ज़रूरी है, तुम चमको ना, मना कौन किया चमकने से। इन सारी चीज़ों को लेकर अब यहाँ पर इस पोएम में कंप्लेनिंग है, इगोइस्ट है, ये सारे चीज़ों भाव को यहाँ पर दिखा गया है। यहाँ डिस्कशन है किस चीज़ों को, अपने बिलोवेड को बताते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं। अगर बिलोवेड को कोई परेशान कर रहा है तो सन की रोशनी है वो परेशान करने वाली चीज़। तो यहाँ पर फाइनली ये पोएम समाप्त होती है। दोस्तों पोएम में यही बताना चाहा है दोस्तों पोएट ने, सूरज जो सन है उसको एक्यूज करता है, कहता है कि तुम उसे सुबह सुबह परेशान करने आ जाते हो, और लास्ट में अपनी बिलोवेड को अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा किया है पोएट ने। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी ये पोएम। अब आपको हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आने वाली है उसको डिस्कस कर देते हैं फटाफट, ठीक है। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडुको क्लासेस को। और पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। जॉन डॉन इज कंसिडर्ड एज अ इमिनेंट पोएट ऑफ हिज टाइम। तो किस टाइम का जॉन डॉन काफ़ी इमिनेंट फेमस पोएट रहे हैं? तो मेटाफिजिकल टाइम, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट क्रिटिक टू यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। तो इसमें से कौन से क्रिटिक जो राइटर्स थे उन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट करके वर्ड्स को फर्स्ट टर्म का यूज किया था? तो दोस्तों बी ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था मेटाफिजिकल पोएट्स करके। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु सेड दैट डॉन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट इन हिज एमरस वर्सेस। किसने कहा था कि डॉन जो है वो मेटाफिजिक्स से अफेक्ट सिर्फ नहीं करते हिज सटायर्स बट इन एमरस वर्सेस? तो दोस्तों वेन जॉनसन, विलियम एम्सन, जॉन ड्राइडन या टी.एस. इलियट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका दोस्तों जॉन ड्राइडन इज द करेक्ट आंसर। जॉन ड्राइडन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द कंसीट विथ रेफरेंस टू मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों यहाँ पर कंसीट का मतलब होता है एरोगेंट, अभिमानी। तो ऑप्शन देख लेते। इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर, इट इज़ एन एक्सटेंडेड सिमिली, इट इज़ ए रिपीटेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, या फिर एन एग्जैगरेट स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंड मेटाफर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉन डॉन क्या थे? एक पोएट भी थे, प्रीस्ट भी थे, एक लॉयर, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। व्हाट इज द नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डॉन्स पोएट्री। डॉन्स पोएट्री के सब्जेक्ट क्या नहीं होते थे? तो दोस्तों उनकी पोएट्री में लव देखने को मिलता है, रिलीजन्स, डेथ, कंट्री लाइफ देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज द अनवेलकम इंट्रूडर इन द पोएम द सन राइजिंग? द किंग, द सन, द स्पीकर्स फ्रेंड, द स्पीकर्स फादर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों द सन। व्हाट इज द स्पीकर्स टोन इन फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर्स जो हैं सन को क्या कहते हैं, क्या करते हैं? तो सन एनवायड, कंप्लेन करते हैं दोस्तों। एनवायड गुस्सा है सन से, क्योंकि सुबह सोने आके जगा दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन व्हाट सेंस इन द सन अ बिजी ओल्ड फूल। तो कहने का मतलब बिजी ओल्ड फूल क्यों कहा गया है ऑथर के द्वारा? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। इट इज पीकिंग थ्रू द विंडो एट द लवर्स इन बेड। ये भी सही है। इट इज caught in a routine that it cannot escape. It has no comprehension of love and passion. These all option is correct. So that's why we can say that कि D is the correct option. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द स्पीकर डिमांड्स द सन टू गो अवे बिकॉज। तो ऑप्शन आपका दे रखा है, पढ़ लेंगे आप। ही वॉन्ट टू स्टे इन बेड विथ हिज लवर इज करेक्ट आंसर सी। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी आपको करवा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेंजा लव डजंट चेंज विद द सीजन और वेदर इज करेक्ट आंसर। देख लेंगे। वाई डज द स्पीकर्स कंपेयर आवर्स डे मंथ टू रैक्स? बिकॉज दे आर यूज टू मॉप अप स्पिल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्पीकर क्लेम्स ही इज stronger than the sun because by closing his eye he shut out the lighter. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर why is the speaker unwilling to wink at the sun ray? The sun may burn him, no. The sun may trick him, no. The would not be able to see his lover. या करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्पाइस एंड माइन रेफर टू। दोस्तों ये एशिया और कैरिबियन आइलैंड को रेफर किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से सारे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, किसको छोड़कर, सिवाय पीजेंट को छोड़कर वो सारे से कंपेयर करते हैं। किंग से कंपेयर किया उन्होंने, प्रिंस से कंपेयर किया और इक्लिप्स से कंपेयर किया, सिर्फ किससे नहीं किया है, तो पीजेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर क्लेम्स, तो उन्होंने पोएम के एंड में स्पीकर ने क्लेम किया है कि द होल वर्ल्ड नाउ एग्जिस्ट विद इन द स्पेस ऑफ हिज रूम, पूरा दुनिया उनके रूम में समाता है, उनके बिलोवेड में समाता है। 17 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम इंडिकेट द स्पीकर हैज़ बिकम, तो इगोसेंट्रिक का भाव दिखाया, मैंने आपको बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक लास्ट 17 क्वेश्चन था आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगे रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद दोस्तों।